प्यारे साथियों को फिर से नमस्कार। एक बार 10 मिनट शो में आपका फिर से स्वागत। साथियों, हम लोग बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला। बिल्कुल अरावली पर्वतमाला जो आप 2 से 3 घंटे में पढ़ते हैं। साथियों, इंपॉर्टेंट फैक्ट मात्र आपको 10 मिनट में देके जा रहा हूं। जो गृहिणियां हमारी सोचती है, हमारी माता बहन के साथ समय नहीं मिलता, आपका भाई खड़ा है आपके सामने। समय ही समय है, आप तो बस थोड़ा समय दे दो मुझे और उसके बाद आराम से एग्जाम पास करो। ये पढ़ेंगे बहुत घंटे, 2-2 घंटे, हम 5-5 मिनट में साथियों एग्जाम निकाल जाएंगे। अरावली पर्वतमाला देखिए, कोई भी भौतिक प्रदेश, इससे पहले एक सूचना दे दूं मैं आप लोगों को। ये राजस्थान के समस्त जो नोट्स हैं, वो राजस्थान का ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और आपको फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है। और फ्री स्टडी मटेरियल में आप जाएंगे तो वहां आप लोगों को ई बुक के रूप में समस्त नोट्स हमारे अवेलेबल हैं। ये आप देख रहे हो 4 जो सेट है आप लोगों का, एक उधर रह गया, ये राजस्थान जीके के हैं आप लोगों के। एक सेट और है स्पाइरल बाइंडिंग में, बड़े शानदार तरीके से 1 से 1.5 साल आपके बचा सकते हैं नोट्स। पहले जाइए आप राजस्थान के ऐप पर, वहां कोई पैसा नहीं लग रहा, फ्री वाला सामान दिखा रहा हूं। ठीक है, आराम से पढ़िए, महीने 2 मेरा मन करे तब मंगवा लेना, आ जाइए क्लास में। मित्रों, कोई भी भौतिक प्रदेश है वो किसी न किसी का अवशेष है। हमारे राजस्थान में दो ऐसे अवशेष, 2 के अवशेष है, एक गोंडवाना लैंड के और एक हमारा 33 महासागर का। 33 महासागर ने या तो मरुस्थल बनाए या मैदान बनाए। अगर पठार और पहाड़ों का नाम आता है तो वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। तो कहने का मतलब अरावली पर्वतमाला और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हाड़ौती वाला वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। पहले साथियों पर्वत बने, फिर पठार बने, फिर मैदान बने, फिर मरुस्थल। राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश पर्वत यानी अरावली पर्वतमाला है। दूसरे नंबर पे हाड़ौती का पठार है। तीसरे नंबर पे हम लोग बात करें तो पूरी मैदान है और चौथे नंबर पर थार का मरुस्थल है। ठीक है, और अरावली सबसे वलित पर्वतमाला है। तो सबसे पहला सवाल बनता है हमारा कि अरावली किसका अवशेष है। पहला सवाल यही बनता है, अरावली किसका अवशेष। आप सुनते जाना, मैं बोलने का ढंग मेरा ऐसा रहेगा कि आपके दिमाग में छापता हुआ चलूंगा। बस मेरी बात को सुनते जाना आप लोग, ज्यादा दिमाग मत लगाना। बस अवशेष गोंडवाना लैंड का, राजस्थान का सबसे प्राचीन भौतिक प्रदेश है। वलित का मतलब टूटी फूटी कि घिस गई है, तो वलित पर्वतमाला है। यह राजस्थान का जो क्षेत्रफल है उसका 9% यानी क्षेत्रफल कम है और जनसंख्या ज्यादा है। 9-10 क्षेत्रफल कम, जनसंख्या ज्यादा। 9% क्षेत्रफल फैली हुई है और राज्य की यहां 10% जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, विस्तार देखेंगे तो 23 डिग्री 20 मिनट, यानी यहां यह विस्तार है अक्षांश 23 डिग्री 20 मिनट से यह जो विस्तार है इसका ऊपर वाला 28 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर इधर से बात करेंगे तो यहां से 72 डिग्री 10 मिनट से अगर हम यहां बात करेंगे लास्ट हमारे खेतड़ी तक तो 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। यह अरावली का विस्तार है। अरावली का जो प्रारंभ होता है वो गुजरात से होता है। साथियों, गुजरात में खेड़ा भ्रम पड़ता है, यहां से इसका ये ध्यान रखें आप लोग, गुजरात से होता है। और अगर आपसे पूछे अरावली का पिता तो अरब सागर कहते हैं, क्योंकि जड़ें अरब सागर तक इसकी फैली हुई हैं। अरावली का अंतिम स्थल रायसेना की पहाड़ियां हैं दिल्ली में, जहां इन्हें दिल्ली रेंज के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति भवन इन्हीं पहाड़ियों में है। बात करते हैं राज्य में प्रवेश कहां से करती है, तो राज्य में प्रवेश सिरोही उदयपुर से करती है और खेतड़ी से बाहर निकल जाती है। हम कहेंगे राज्य में अरावली का सर्वाधिक विस्तार कहां है, उदयपुर। हालांकि उदयपुर से सलूम्बर अलग बन गया है लेकिन अभी भी होगा। ठीक है, न्यूनतम विस्तार की हम लोग बात करें अजमेर। क्लियर। अब अरावली का सबसे उच्चतम बिंदु कहां है, सबसे ऊंची चोटी कहां है, तो सबसे ऊंची चोटी तो भाई गुरु शिखर है। और गुरु शिखर कहां है, सिरोही में। 1722, 1727 नहीं है, 1722 है, क्योंकि वो 5 मीटर का जो दत्तात्रेय का मंदिर है। ठीक है, गुरु शिखर, जिसे कर्नल जेम्सटोन ने संतों का शिखर कहा है। क्या कहा है भाई, संतों का शिखर कर्नल जेम्सटोन ने कहा है। अरावली का निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर। साथियों, यहां आपको रोकने चाहूंगा मैं कि 2 प्रकार की बातें हैं यहां पे। अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु और राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु, दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क है। अरावली का सबसे निम्नतम बिंदु पुष्कर घाटी अजमेर है, लेकिन राजस्थान का सबसे निम्नतम बिंदु सांबर है। यह ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, और यहां मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी, देखो हमने अरावली को 3 पार्ट में बांटा है। जो साथियों देवगढ़ का इलाका है, देवगढ़, ये देवगढ़ से पहले का यानी सिरोही उदयपुर से देवगढ़ तक ये दक्षिणी अरावली, ये देवगढ़ से सांबर तक मध्यवर्ती अरावली, और सांबर की पहाड़ियों से खेतरी तक ये हमारी उत्तरी पूर्वी अरावली होगी। तो मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोरामजी है। ठीक है, उत्तरी पूर्व की सबसे चोटी रघुनाथगढ़ सीकर में 1055। और राज्य का सबसे ऊंचा पठार पूछे तो पठार, चोटी, झील, अभ्यारण्य सब कहां जाएंगे, सिरोही में जाएंगे।
तो सबसे ऊंचा पठार उड़िया पठार। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 है। इसका 80% भाग राजस्थान में है, यानी राजस्थान में 550 है। अगर अरावली की हम समुद्र तल से एवरेज ऊंचाई की बात करें, औसत ऊंचाई की बात करें, तो ध्यान रखें आप लोग 930 मीटर है। अरावली पर्वतमाला अरब सागरीय मानसून के समानांतर है। यह भी वजह है कि राजस्थान में वर्षा कम होती है, यानी मानसून आएगा और इस तरीके से यहां पे अरब सागरीय मानसून के समानांतर निकल जाएगा। यह वजह है कि यहां वर्षा कम होती है। सबसे आर्द्र स्थल की बात करें, माउंट आबू, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा होगा समुद्र तल से जितना हम ऊंचाई पर चलेंगे तापमान कम होगा। 165 मीटर की ऊंचाई पर चलेंगे, पहाड़ी पर चढ़ेंगे, तापमान क्या होगा, कम होगा, और कुएं में उतरेंगे तापमान बढ़ेगा। क्लियर। तो सबसे ऊंचा स्थल माउंट आबू है, तो माउंट आबू हमारा सबसे आदर स्थल है। इसे राजस्थान का बारकुनियास कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं। तो साथियों इस प्रकार से अरावली को आपको पढ़ाया मैंने। चोटियों के अलग से बात करेंगे, पहाड़ियों के अलग से बात करेंगे। इस प्रकार का आप लोगों को 10 मिनट शो मिलता रहेगा। आते रहें, आप देखते रहें, चाय चाय में आप लोग मजा लेते रहें, मस्त रहें आप लोग। वो पढ़ेंगे 2-2 घंटा, हम पढ़ेंगे 10-10 मिनट, लेकिन हम उनसे आगे होंगे, आगे होंगे हम उनसे, वादा है साथियों। पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त करेंगे, और पीडीएफ की जरूरत ही कहां है, आप लोग ऐप पे जाइए, डायरेक्ट ई बुक पढ़िए, मजा मारिए साहब। धन्यवाद, राम राम साहब। सभी दोस्तों का नमस्कार साथियों। 10 मिनट शो में देखिए हम लोग यहाँ बेहतरीन कुछ करने जा रहे हैं साथियों। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को मानचित्र में आप लोग क्या स्थिति है साथियों, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब पे मैं बात करूंगा। आपका मन चाहिए मुझे, आपका हौसला चाहिए साथियों, आपकी ताकत मुझे चाहिए, ताकि हम लोग एक राजस्थान में बड़ा मुकाम हासिल कर सकें और आपको आपके मंजिल तक पहुंचा सकें। बहुत आप लोगों को प्यार मिल रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद, आप लोगों का आभार साथियों, राजस्थान से जुड़ने के लिए। आइए, स्वागत आप सभी का। और ये आप लोगों को समस्त जो पीपीटी चल रही है, स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस सब राजस्थान के टेलीग्राम पे उपलब्ध हो रहे हैं, वहां से आप लोग ज्वाइन करें। और दूसरी बात यह है बेटा कि आपको कोई विद्यार्थी राजस्थान जीके पढ़ना चाहता है तो मात्र 299 रुपए में आप लोगों को राजस्थान जीके का फाउंडेशन बैच राजस्थान के ऐप पे उपलब्ध है। थैंक यू। आइए देखिए, हमारे जो भौतिक प्रदेश है ना मित्रों, वो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। हमारे पास में जो अवशेष है वो या तो हमारे पास अंगारा लैंड के हैं। देखिए, अगर अंगारा लैंड का कोई अवशेष है, क्या कहा मैंने, अंगारा लैंड का कोई अवशेष है, तो अंगारा लैंड से ध्यान रखें आप, पथरीला भाग बना है। या तो हम लोग करें पर्वत, और पर्वत हमारे पास कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है, अरावली है। और यह हमारे पास में दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। तो ये ध्यान रखें आप लोग, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, यानी ये जो आपके चट्टानी भाग है, ये किसका अवशेष रहेगा, ये अंगारा लैंड का अवशेष रहेगा। और एक हमारे पास 33 महासागर है। अब भाई महासागर है, इसमें तो आप लोगों के दलदल आएगा, मिट्टी आएगी, थोड़ा कंक्रीट आएंगे, और फिर वो बनेगा। तो इससे कोई पर्वत थोड़ी बन सकते हैं। इससे तो भाई दो ही चीज बन सकती हैं, या तो आप लोगों का मैदान बन सकता है, यानी राजस्थान का पूर्वी मैदान, राजस्थान का पूर्वी मैदान मैदान बन सकते हैं, या आप लोगों के क्या बन सकते हैं, हम लोग बात करेंगे आप लोगों के मरुस्थल बन सकते हैं। तो एक तो सवाल आप लोगों के सीधा सीधा बन गया कि बताइए आप लोगों के अरावली पर्वतमाला किसका अवशेष है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किसका अवशेष है, 33 महासागर किसका अवशेष, पूर्वी मैदान और मरुस्थल किसका अवशेष है। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास पर्वत बने, ये ध्यान रखें। सबसे पहले क्या बने बेटा, पर्वत बने। और दूसरे नंबर पे बात करें हम लोग, फिर हमारे पास पठार बने। और तीसरे नंबर पे हमारे पास मैदान बने। और चौथे नंबर पे मरुस्थल तो आज ही बन रहा है हमारा। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, ये है आप लोगों के 61.11% यहाँ आप लोगों के क्षेत्रफल है, और 40% यहाँ जनसंख्या निवास करती है। क्लियर। पूरे मैदान में आप लोगों के 23% आप लोगों क्षेत्रफल है, और 39% जनसंख्या निवास करती है। इसका मतलब जनसंख्या घनत्व तो यहाँ ज्यादा है। अरावली पर्वतमाला आप लोगों के 9% में है, जनसंख्या आपके 10% है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है 6.89% में, जनसंख्या आपके 11% में। एक तो आप लोगों को ये पूरी तरीके से मालूम होना चाहिए। दूसरी बात आप देख रहे हो कि हमारे पास ये जो इलाका है, यहां से यदि आप लोग देखेंगे तो इस तरीके से इस इलाके से इस इलाके देखते चलेंगे आप लोग, यहाँ यहाँ हमारे पास यहाँ देखेंगे, ये हमारे पास में थार का मरुस्थल है। और ये आप गौर से देखना, यहाँ में ये इस तरीके से ये आप लोगों के अरावली है। अरावली बीच में आके थोड़ी सुकड़ जाएगी और फिर इस तरीके से फैलेगी, ये आपके अरावली पर्वतमाला है। अब अरावली पर्वतमाला को भी हम लोग 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। एक तो ये कर देते हैं, एक ये कर देते हैं। यानी ये जो अरावली है आप लोगों की इधर वाली, ये अरावली को हम लोग बोलते हैं आप लोगों के उत्तरी पूर्वी अरावली। कौन सी अरावली, उत्तरी पूर्वी अरावली बोलते हैं इसको। और नीचे की बात करेंगे, इसे हम लोग मध्यवर्ती अरावली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, मध्यवर्ती अरावली बोलते हैं। और नीचे की तरफ ये है हमारे पास में, इसे दक्षिणी अरावली बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, दक्षिणी अरावली बोलते हैं।
अरावली का जो सर्वाधिक विस्तार है वो सर्वाधिक विस्तार आप लोगों के इसी अरावली में है, ये ध्यान रखें आप लोग। दूसरा हमारे पास एक 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये क्या करेगी, थार के मरुस्थल को आप लोगों के अरावली के बिल्कुल बीचों बीच गुजरती है। इसके बाद बेटा बात करें हमारे पास ये थार का मरुस्थल, थार के मरुस्थल को भी हमारे पास एक वर्षा रेखा है 25 सेंटीमीटर की, वो दो भागों में डिवाइड कर देती है। ये 25 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा है, ये कहती है भाई देखो ऐसा है कि यहाँ जो हमारा ये भाग है ये हमारा शुष्क मरुस्थल है, यानी बिल्कुल शुष्क है, यहाँ बरसात है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। इस शुष्क मरुस्थल को हम महान मरुभूमि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, महान मरुभूमि भी कहते हैं। ये आप लोगों के महान मरुभूमि भी कहलाती है। और ये कहते नहीं भाई ये जो मरुस्थल है ना, ये तो मरुस्थल तो है लेकिन आधा है, यानी आधा शुष्क है, यहाँ 25 से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है, तो इसे हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल कहा है। तो हमारे पास मरुस्थल के कितने भाग कर दिए, दो भाग का आधार क्या है हमारे पास में, अगर कोई वर्षा है जो 25 सेंटीमीटर 0 से 25 सेंटीमीटर है तो वो हमारा शुष्क मरुस्थल है, और हमारे पास में 25 से कितनी है 50 सेंटीमीटर है तो वो हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थल है। फिर हम लोगों ने क्या किया, ये जो आप लोगों का शुष्क मरुस्थल है इसे फिर हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक भाग वो है जहां आप लोगों के बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, यानी ये समस्त ये रेगिस्तान है, इसमें बालू का है, तो बालू का स्तूप यानी रेत के टीले हैं, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश है ना, युक्त प्रदेश है। लेकिन एक जैसलमेर बाड़मेर का कुछ चट्टानी इलाका है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। क्या है बेटा, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, तो ये बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, ये आप लोगों के एक तरीके से चट्टानी क्षेत्र है जैसलमेर बाड़मेर का, जो औषधि चट्टानें यही मिलती है। तो हमने क्या किया, शुष्क मरुस्थल को दो भागों में बांट दिया रेत के टीलों के आधार पर। अब हमारे पास बात करेंगे हम लोग किसके, अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल बेटा हम लोग चार भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो हमारा ये भाग हो गया, इसे जिसे हम घग्गर का मैदान कहेंगे, एक ये इलाका हो गया हमारा शेखावाटी, एक ये हो गया, एक ये हो गया। चार भागों में हमने अर्ध शुष्क मरुस्थल को डिवाइड कर दिया। अब इसमें देखेंगे आप लोग कि हमारे पास ये जो भाग है, ये यहाँ गंगानगर हनुमानगढ़ घग्गर नदी बहती है, तो हमने इसे घग्गर का मैदान कह दिया। क्या कह दिया, घग्गर का मैदान कह दिया। यहाँ हमारे पास शेखावाटी का इलाका है, तो हमने क्या कह दिया, इसे शेखावाटी प्रदेश कह दिया। क्या कह दिया, शेखावाटी प्रदेश इसे कह दिया। क्लियर, यहां हम लोग बात करेंगे, इधर देखेंगे आप लोग यहाँ पे, तो हमारे पास ये जो इलाका है इसे हमने नागौरी उच्च भूमि कह दी। क्या कह दी बेटा, नागौरी उच्च भूमि कह दी। तो हमारे पास में एक इलाका ये हो गया। और फिर नीचे की तरफ बात करेंगे तो यहाँ हमारा गोडवाड़ा प्रदेश है ना, इसे हमने गोडवाड़ा प्रदेश कह दिया, यानी हमने इसे लूनी बेसिन कह दिया। तो हम लोगों ने ये जो मरुस्थल है उसको दो भागों में डिवाइड किया, फिर हमने शुष्क मरुस्थल को दो भागों में, अर्ध शुष्क मरुस्थल को चार भागों में। इसी प्रकार से ये जो हमारा इलाका है ये देखेंगे आप लोग, यहाँ हमारे पास पूरी मैदान है। ये इलाका तो हमारा, ये तो दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया, ये तो आपको दिख ही रहा है, ये इलाका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है, दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग है। यहाँ पे ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां मिलती हैं जिन्हें हम लोग मुकुंदवारक पहाड़ी कहते हैं। ये हमारा पूरी मैदान है, और पूरी मैदान को हम लोग कितने भागों में डिवाइड करेंगे, हम लोग चार भागों में डिवाइड करेंगे। एक तो वो करेंगे जहां आप लोगों के साथ एक नदी है जिसे हम लोग बनास बेसिन कहते हैं, एक बेसिन हो गया बनास बेसिन, दूसरा बेसिन हमारा बाण गंगा बेसिन, इधर जाएगा बाण गंगा बेसिन, और इधर देखेंगे हम लोग यहाँ पे हमारा चंबल बेसिन है ना, चंबल बेसिन हो गया। और इधर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास माही बेसिन है। तो थार के मरुस्थल का डिवाइड हो गया, आपके अरावली का हो गया, और आपके पूरी मैदान देखेंगे तो हम लोग माही बेसिन, आपके माही बेसिन हो गया। दूसरे हम लोग बात करेंगे आप लोगों के बनास बेसिन, चंबल बेसिन और बाण गंगा बेसिन, चार भागों में हमने इसको डिवाइड किया। अब बेटा ध्यान रखें आप लोग कि हमारे राजस्थान में ये जो आपके अरावली है, ये अरावली यहाँ पे देवगढ़ की पहाड़ियां है, सिरोही से और देवगढ़ की पहाड़ियों तक आपकी ये अरावली, दक्षिण अरावली। देवगढ़ से आप लोगों के सांबर की पहाड़ियां हैं, वहां तक मध्यवर्ती अरावली, और सांबर से आप लोगों के खेतड़ी झुंझुनू है, यहां तक आपकी उत्तरी पूर्वी अरावली। अरावली की सबसे ऊंची चोटियां हैं वो सब कहाँ है आप लोगों के, जैसे गुरु शिखर है, गुरु शिखर को हमने संतों का शिखर कहा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर है, 1722 मीटर है, ये ध्यान रखें। यहाँ आप लोगों के राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, उड़िया पठार है, ये आप लोगों के आप लोगों को 1360 मीटर की ऊंचाई पर है। आपके आबू का पठार है, तो आबू का पठार है वो आप लोगों के 1200 मीटर की ऊंचाई पर है, ये आप लोगों के आबू आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, ये ध्यान रखें। माउंट आबू सबसे ऊंचाई पर स्थित होने के कारण सबसे ठंडा स्थल है, क्योंकि यहाँ पे तापमान कम रहता है, बारकोनियास कहते हैं, राजस्थान का शिमला कहते हैं, है ना। माउंट आबू अभ्यारण्य यहाँ है, तो सब मालूम होना चाहिए आप लोगों को। अरावली का सर्वाधिक विस्तार है वो कहाँ है आप लोगों के, उदयपुर में है। न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अरावली का आप लोग देखिए मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी मोराम जी है,
उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ सीकर है 1055 मीटर। ये दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है। दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला, क्या कहा मैंने? दुनिया की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है, सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला है दुनिया की, है ना। ये ध्यान रखें। अब तो एक कट्टी पट्टी दिखाई दे रही है हम लोगों को। राजस्थान का ये योजना प्रदेश कहलाता है इलाका। भाई यहाँ आप लोगों के खनिज है, नदियां निकलती हैं यहाँ से, ये ध्यान रखें। अरब सागरीय मानसून इसके समानांतर पड़ता है, जिस कारण से राजस्थान में वर्षा कम होती है। रेगिस्तान में थार का मरुस्थल है, जिसे रेगिस्तान का प्रसार होता है, उसे हम लोग कहते हैं रेगिस्तान का मार्च कहते हैं। अर्धचंद्राकार रेत के टीलों को बरखान कहते हैं। जो समानांतर बनते हैं पवन के, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? आप लोगों के अनुदैर्घ्य कहते हैं। समकोण पर बनते हैं उसे अनुप्रस्थ कहते हैं, ठीक है। और जैव विविधता कारण इसे रुक्ष क्षेत्र कहा जाता है। सब आप लोगों को मालूम होना चाहिए बेटा। बेसिक चीजें एक फंडामेंट आप लोगों की क्लियर होगा तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो ये मोटा मोटा आप लोगों के जो मरुस्थल का विभाजन है, वह आप लोगों से भौतिक प्रदेश को विभाजन में दिया। यहाँ से मैं समझता हूँ प्रत्येक विद्यार्थी का एक थोड़ा सा वेस क्लियर होगा। आप बिल्कुल राजस्थान के साथ जुड़े और इस प्रकार के लगातार आप क्लासों को प्राप्त करें। उम्मीद है कि आप लोगों को शानदार समझ में आया होगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करें, हमारे साथ लगातार कंटिन्यू बने रहे। राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू। साथियों नमस्कार बेटा, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? वही आप लोगों के क्वेश्चन वाली सीरीज को हम लोग हर दिन आगे बढ़ा रहे हैं। 5 से 7 क्वेश्चन आप लोगों को प्रत्येक दिन दे रहे हैं साथियों, और प्रयास ये किया जा रहा है कि शानदार अंदाज में आप लोगों को आगे बढ़ाया जाए। आपके जो हौसले टूट रहे हैं, उन हौसलों को बड़े अंदाज के साथ साथियों बेझिझक निडर के हम लोग आगे बढ़े। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी कब आएगी? तब हमें ज्ञान प्राप्त होगा, और ज्ञान भी सटीक प्राप्त होगा साथियों। आप पढ़ लिए, किताब पढ़ लिए, आप लोग ऐप पे कोर्स ले रखे, ऑफलाइन पढ़ लिए, ऑनलाइन पढ़ लिए, यूट्यूब पर आ रहा है। विद्यार्थी क्यों आ रहा है भाई यूट्यूब पर? कुछ आकांक्षा लेके आ रहा है ना, और उन आकांक्षाओं पर खरा उतरना पड़ेगा। और वो विद्वान नहीं बनना चाहता, वो चाहता है गुरुजी प्रैक्टिस हो जाए, कम समय में हमारा जो ज्ञान है ना वो खो चुके हैं, या हम लोग थोड़े से विश्वास नहीं हो पा रहा कि यार कितना आता है, वो आ जाए। और उसी के लिए साथियों आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान। स्वागत फिर से। यहां हम लोग पूरी मैदानी प्रदेश का एक प्रश्न है, और उस प्रश्न से पूरा का पूरा पूरी मैदान को हम लोग कवर करेंगे, पूरे के पूरे मैदान को। जरा देखिए साहब, हमारे पास साथियों यहां पूछा गया पूरे मैदान का वह वैसे जिसमें खेराड़ क्षेत्र स्थित है। सबसे पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे पास में ये जो पूर्वी राजस्थान है ना, इसे 4 भागों में विभाजित किया गया। ये तो मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि ये जो हमारा 33 महासागर है, 33 महासागर का अवशेष है। 33 महासागर का अवशेष है। 33 महासागर का क्या है? अवशेष है। 33 महासागर का अवशेष है, ये मालूम है आप लोगों को। सबसे पहले अरावली बनी, फिर दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बने, और तीसरे नंबर पे हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश बना। पहले यहाँ क्या था एक्चुअल में? ये जो इलाका था, यहां हम देखेंगे तो यहां इधर का जो भाग है, यहाँ पे सतलज और व्यास नदी द्वारा सिंचित था, मतलब नदियां बहा करती थी। यहाँ गंगा यमुना बहा करती थी। समय के अनुसार जब ये समतल ऊपर उठता गया तो नदियों ने अपना मार्ग परिवर्तन कर लिया। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व आप देखेंगे यहाँ, अगर हम लोग राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करेंगे, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो मात्र 23% यहाँ भौगोलिक क्षेत्र है। लेकिन जनसंख्या, अरे भाई वाह क्या बात है, जनसंख्या 39% निवास करती है। थार का मरुस्थल 61.11% भूभाग लिया, 40% जनसंख्या, यहाँ 23 है, यानी जनसंख्या घनत्व यहाँ ज्यादा है। यहाँ पे पूरे मैदान को हम लोगों ने 4 भागों में डिवाइड कर दिया। यहाँ देखिए इस तरीके से एक नदी है हमारी बाण गंगा, यहाँ इस तरीके से इसको बाण गंगा दे दिया। यहाँ पे एक नदी है जिसे हम लोग बनास बेसिन दे देंगे। यहाँ पे एक नदी है जिसे हम लोग चंबल बेसिन के नाम से पहचानेंगे, और यहाँ पे एक नदी है जिसे हम लोग माही बेसिन के नाम से पहचानेंगे। तो 4 हमारे भाग हो गए इसके। यदि इसकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास में है, ये ध्यान रखें आप लोग, ये वाला इलाका ये बाण गंगा बेसिन है। कौन सा गंगा बेसिन है? बाण गंगा बेसिन। और बाण गंगा नदी का उद्गम बैराट की पहाड़ियों से होती है, और नए जिलों के मुताबिक कोटपुतली बहरोड में। तो बाण गंगा बेसिन हो गई। अगर इसके हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे पास बनास बेसिन हो जाएगा। कौन सा बेसिन हो जाएगा? बनास, है ना, बनास बेसिन। यानी जो मैदानी इलाका था उसको हम लोग चुन रहे हैं। ये मत करते सर खमनोर राजसमंद ये इलाका है, ये तो उसमें आता है ना अरावली में, नहीं, मैदानी क्षेत्र को हम लोग लेंगे। यहां हमारे जो पास आता है पॉइंट, वो आता है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन आता है? चंबल बेसिन। यह जो हमारे पास पॉइंट आता है वो आता है चंबल बेसिन का। कौन से बेसिन का आता है? चंबल बेसिन का। यानी ये जो इलाका है हमारा वो किसका आ गया? चंबल बेसिन का आ गया, ठीक है। और यह कहेंगे आप लोग कि सर ये दक्षिणी राजस्थान में पूरी मैदान कहां से आ गए? नहीं बेटा, जो आप लोगों के बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, यहां विशेषकर हम लोग माही बेसिन, यानी प्रतापगढ़ बांसवाड़ा का वो भाग जो आप लोगों के मैदानी इलाका है बेटा। कौन सा इलाका है? मैदानी इलाका है, उसे हम लोग पूरी मैदान में पकड़ेंगे।
ठीक है, 4 हो गए। इसके अलावा यदि बात करें आप लोग, माही बेसिन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बनता है वो बनता है साथियों आप लोगों के 56 का मैदान। देखो 56 का मैदान अलग चीज है और 56 की पहाड़ियां अलग चीज है। बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में माही नदी का बहाव क्षेत्र, मतलब कोई 56 गांवों का समूह था कोई, उसे 56 का मैदान कहते हैं, ये ध्यान रखें। लेकिन अगर यहां आपसे पूछे ये इलाका, देखिए ये इलाका, ये बालोतरा वाला इलाका, यहाँ यहां आप लोगों की एक जगह है, मैंने पहले भी आपसे चर्चा की थी जब आपको भौतिक प्रदेश, मैंने पूर्वी राज्य मरुस्थल की बात की थी, सिवाना। बेटा ये जो सिवाना है, सिवाना से मोकलसर तक एक जगह पड़ती है मोकलसर, सिवाना से मोकलसर तक लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई में, कितने किलोमीटर की, लगभग बात करें हम लोग तो 11 किलोमीटर की लंबाई में, लगभग 11 किलोमीटर की लंबाई में और 1.5 किलोमीटर की चौड़ाई में यहां गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। कैसी आकृति की, गोलाकार। ये गोलाकार पहाड़ियां है ना बेटा बालोतरा में, इन्हें हम लोग 56 की पहाड़ियां कहते हैं। तो एक तो ये क्लियर करें आप लोग कि 56 की पहाड़ियां अलग चीज है और 56 का मैदान अलग चीज है, ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए। चंबल बेसिन की बात करें तो बेटा ये चंबल बेसिन में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ चंबल नदी के बहाव क्षेत्र कारण कुछ भूमि उत्खात हो गई, उत्खात भूमि। तो ये उत्खात भूमि है यानी उबड़ खुबड़ भूमि है, ठीक है, यहाँ आप लोगों के, तो ये उत्खात भूमि है, उबड़ खुबड़ भूमि है, इसे हम लोग डांग क्षेत्र कहते हैं। और बेटा ये जो डांग क्षेत्र है, ये ध्यान रखें डाकुओं की शरण स्थली है, डाकुओं की शरण स्थली, डांग की रानी करौली को कहते हैं, डाकुओं की शरण स्थली। तो डाकुओं की जो शरण स्थली है वो ध्यान रखें आप लोग, वो किसे कहते हैं, डांग, डांग की रानी किसे कहते हैं, हम लोग करौली कहते हैं। और इस भूमि को वहां हम लोग बेहड़ भूमि भी कहते हैं, ये उत्खात भूमि है, ध्यान रखें, इसे हम लोग बेहड़ भूमि कहते हैं। ये कोटा में सर्वाधिक मिलती है, उसके बाद सवाई माधोपुर में, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, बेहड़ भूमि भी कहेंगे। और यहां इधर देखेंगे तो इधर से आप लोगों की अरावली पर्वतमाला आती है और इधर से विंध्याचल पर्वतमाला, तो यहां मिलन भी होता है, जिसे हम लोग संक्रांति प्रदेश के नाम से भी उसे जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग बात करें बाण गंगा बेसिन, तो बड़ा बाण गंगा बेसिन तो आप लोगों को आता है। तो ये 4 मुख्यतः बेसिन ध्यान रखें आप लोग, पूरे मैदान में देखेंगे आप लोग तो मिट्टी उपजाऊ मिलती है। हम लोग बात करें यहां आप लोगों को जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी, कौन सी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे, ये ध्यान रखें आप लोग, है ना। विशेषकर गेहूं वगैरह की आपको खेती मिलेगी, गेहूं, जो सरसों, चना, इसकी खेती मिलेगी आप लोगों को, है ना। सबसे समृद्ध प्रदेश है, हालांकि अब पानी की थोड़ी दिक्कतें आ रही है, वो अलग बात है। तो यहाँ पूछा है खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र का मतलब क्या है बेटा, ये जो हमारे पास में देखो एक शब्द है खेराड़, ये जो खेराड़ है ना, खेराड़ ये जगह है जहाजपुर, जहाजपुर भीलवाड़ा, जहाजपुर भीलवाड़ा का जो बेल्ट है, जहाजपुर भीलवाड़ा का बेल्ट है, उसे हम लोग खेराड़ कहते हैं। क्या कहा मैंने, जहाजपुर भीलवाड़ा का बेल्ट है, उसे हम खेराड़ कहते हैं। और यदि उसके पास, उसके साथ हमने मालपुरा टोक जोड़ दिया तो वो बनेगा माल खेराड़, मालपुरा टोक जोड़ दिया वो क्या बनेगा, माल खेराड़। यानी जहाजपुर भीलवाड़ा प्लस में मालपुरा टोक, प्लस में मालपुरा टोक। तो बेटा ध्यान रखें आप लोग, मालपुरा टोक को जोड़ दिया तो ये जहाजपुर है हमारे पास खेराड़, तो जहाजपुर खेराड़ है, ये ध्यान रखें, जहाजपुर खेराड़ है, तो ये तो हमारे पास में खेराड़ हो गया, यहाँ खेराड़ी बोली बोली जाती है। और ये मालपुरा टोक हो गया, ये हमारा माल खेराड़ हो गया। तो ध्यान रखना, ये कभी आप लोगों से खेराड़ी बोली की बात करें ना बेटा, तो खेराड़ी बोली भी यहीं बोली जाती है। और यदि आप लोगों से कभी माल खेराड़ी की बात करें, किसकी बात करें, माल खेराड़ी की, तो बड़ा ध्यान रखना माल खेराड़ी भी यहीं बोली जाती है। तो हमारे पास एक खेराड़ क्षेत्र हो गया और एक हमारा माल खेराड़। तो खेराड़ जहाजपुर भीलवाड़ा और माल खेराड़ हो गया, जो हमारा जहाजपुर भीलवाड़ा के साथ मालपुरा टोक और मिला दे, ध्यान रखें आप लोग। चंबल बेसिन सब जानते हो आप लोग कि सर ये अवनाली का अपर्दन होते हैं, हमने बात कर ही ली आप लोगों से, अवनाली के अपर्दन होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। बनास बेसिन हमारे पास हो गया, बाणगंगा बेसिन हो गया। बाणगंगा नदी का उद्गम आपको पता है कि बैराट की पहाड़ियों से होता है, और आजकल ये बैराट है जिलों के नए मुताबिक, जिलों के मुताबिक ये कोटपुतली बहरोड गया, कहां गया, कोटपुतली बहरोड में गया, ये ध्यान रखें। इसके बाद जयपुर में आती है, पहले जयपुर ग्रामीण, ग्रामीण कैंसिल हो गया, और फिर ये ध्यान रखें आप लोग भरतपुर के जो मैदानी इलाके हैं वहां जाके लुप्त हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह की नदी बन चुकी है, क्योंकि इतना पानी आता नहीं है। जो आप लोगों के जमो रामगढ़ बांध है वहां कुछ ऐसा हो गया कि वो पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से एकदम आप लोग शानदार अंदाज में मेरी बात को समझ पाए होंगे, बहुत गजब की बातें हैं साथियों। लगे रहिए आप राजस्थान के साथ, निश्चित तौर से आपको सफलता मिलेगी। तो कैसा लगा हमारा प्रयास, बिल्कुल आप हमें बताएंगे, ठीक है ना, और आप लोग बताएंगे हमें, ध्यान रखें आप लोग, और कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। हौसला तो बढ़ाना पड़ेगा, तब हम आपको हौसला दे रहे हैं, तो आप हमें हौसला क्यों ना दें। और ये तो अद्भुत सीरीज है साहब, इसका तो कोई मुकाबला नहीं है। थैंक यू,
राम राम साहब, धन्यवाद।